Hello everybody, how are you? Is everything all right? Yes, everything is all right. Good. तो फिर आज हम लोग फिर से एपेक्स क्लासेस में गेट टुगेदर हैं और हम लोग एक नए वर्क के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, है ना। हम लोगों का आज का वर्क क्या होगा जी? आज का वर्क हम लोगों के लिए है न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सीरीज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे उन टॉपिक्स पे जो लास्ट डे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, है ना, जिस पर हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कशन किया था। क्या था वो टॉपिक्स? वो टॉपिक्स क्या थे? वो टॉपिक्स थे डेंसिटी, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ रोटेशन। तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सीरीज का पहला प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है ये? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी, पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर हम इसे हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करना है उसे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A solid body weighs 50 gram force in air and 44 gram force when completely immersed in water। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर और हमने पढ़ लिया। क्या हमने समझा इसमें? क्या इंफॉर्मेशन दिया है? यस, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। आप अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, जो आपने समझा है उसे मैच करें। ठीक है, किसी सॉलिड बॉडी को, लाइक यही है सॉलिड बॉडी, यही है मान लीजिए। किसी सॉलिड बॉडी को अगर हम एयर में वेट करते हैं तो वो 50 ग्राम फोर्स होता है और वाटर में उसे कंप्लीटली इमर्स करके अगर हम वेट करते हैं तो उसका वेट आता है 44 ग्राम फोर्स। ठीक है, इतना तक हमें इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। ग्राम फोर्स क्या होता है इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन ये वेट दिया हुआ है एयर में और वाटर में। ठीक है, तो आगे क्या है अब हम ये देखते हैं। कैलकुलेट द, जी, वो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 50 ग्राम वेट इन एयर एंड 44 ग्राम वेट इन वाटर, है ना, उसके बेसिस पे हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कैलकुलेट द अपथ्रस्ट। बॉडी पर कितना अपथ्रस्ट अप्लाइड हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम क्या है। और पॉइंट नंबर 3, रिलेटिव डेंसिटी। जी, सॉलिड बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। यस, सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कीजिए। इतना ही नहीं, हमें फिर से 2 और क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ऑल्सो है ना, यस, इसके लिए क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 8, जस्टिफाई द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। जी, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, होता भी है कि नहीं होता है, जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई के माने ये होते हैं अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या होता है ना। यस, और दूसरा पार्ट इसमें है नेम द प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपथ्रस्ट। उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो अपथ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हमसे इतना डिमांड किया जा रहा है कि इन सब के बारे में आप आंसर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसका आंसर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। यस, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें पॉइंट वाइज आंसर करना, हम ये जान लें कि ग्राम फोर्स जो यहाँ पर मेंशन है वो क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था कि ग्राम फोर्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, तो अब हमने इसे पहले रिमार्क्स में लिख दिया, आप रिमार्क्स में इसे नोट कर लें। किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स, फोर्स का ही यूनिट है। लेकिन फोर्स का ऐसा यूनिट तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? न्यूटन। यस, न्यूटन हम लोग जानते हैं। तो अब इसके माने क्या हुआ? किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स जो दिया हुआ है। यस, तो इसी के लिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? किलोग्राम फोर्स का मीनिंग द फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए बॉडी। जी, किसी बॉडी का वेट के बराबर जो मैग्नीट्यूड होता है वेट का, उसके बराबर में अगर हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो किलोग्राम फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, जी 2 किलोग्राम फोर्स, यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल में
क्या मीनिंग होगा इसका? वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। जी, 2 किलोग्राम मास वाला बॉडी का वेट क्या होगा? जितना होगा वेट उस पर जो फोर्स लग रहा है, जितना होगा वेट उस पर वही फोर्स होगा, एक्सप्रेस किया हुआ 2 किलोग्राम फोर्स के नाम पर। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राम फोर्स अगर रहेगा तब वो भी ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा। यहाँ पर किलोग्राम था इसलिए किलोग्राम में कहा गया। कितना वेट होगा इसका वैसे? चलिए, वेट निकालने के लिए mg, ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो as weight equal to mg, तो therefore m का वैल्यू यहाँ पर कितना ले रहे हैं? 2 किलोग्राम, और g का वैल्यू कितना लेते हैं? 9.8। ठीक है, और वेट को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? न्यूटन में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 19.6 न्यूटन, है ना? यस, तो जो वेट यहाँ पर 2 किलोग्राम मास वाले बॉडी का आ रहा है 19.6 न्यूटन का। ठीक है, यही सेंस होगा इस 2 किलोग्राम फोर्स जो लिखा हुआ होगा उसका कहने का। अब समझ गए? 2 किलोग्राम फोर्स अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले तो उसको हम क्या समझेंगे? वो फोर्स कितने वैल्यू के बराबर है? 2 किलोग्राम मास वाले बॉडी का वेट के बराबर है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 2 किलोग्राम फोर्स के बदले अगर 2 ग्राम फोर्स लिखा हुआ रहे या यहाँ पर 50 ग्राम फोर्स लिखा हुआ है तो उसके क्या माने समझेंगे? 50 ग्राम मास वाले बॉडी का वेट जितना होगा वो फोर्स एक्सप्रेस किया जा रहा है 50 ग्राम फोर्स के जरिए। ठीक है, यस। तो अब हम पॉइंट वाइज में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपथ्रस्ट को निकालने का। वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर कितना है? 50 ग्राम फोर्स, हमने यहां पर लिख दिया 50 ग्राम फोर्स। वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर जो भी होता है वो एक्चुअल वेट उसका होता है। हमने यहां पर इसीलिए इसको लिखा एक्चुअल वेट। अब उसके बाद उसी सॉलिड बॉडी को वाटर में इमर्स किया जा रहा है कंप्लीटली। वहां पर कितना वेट हो रहा है? 44 ग्राम फोर्स। जो वेट एयर को छोड़कर किसी दूसरे लिक्विड में हो रहा है या किसी दूसरे मीडियम में हो रहा है जी, वहां पर जो वेट आता है वो एक्चुअल नहीं आता है, वो कहलाता है अपरेंट वेट। तो ये अपरेंट वेट हो गया, है ना? 44 ग्राम फोर्स अपरेंट वेट हो गया किसका? सॉलिड बॉडी का। तो अब अपरेंट वेट हमें मालूम हो गया और एक्चुअल वेट हमें मालूम हो गया, इसका इंफॉर्मेशन मिल गया है। ठीक है, तो अब इससे अपथ्रस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। ठीक है, तो इसलिए अपथ्रस्ट बी अपथ्रस्ट के लिए यूज किया जाता है। सिंबलाइज करने के लिए अपथ्रस्ट को हम लोग क्या यूज करते हैं? बी को। तो बी लिखा, बी इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट अब हमारे पास 44 ग्राम था और एक्चुअल वेट हमारे पास 50 ग्राम फोर्स के बराबर में था। तो ठीक है, 50 ग्राम फोर्स माइनस 44 ग्राम फोर्स लिख दिया। कितना आएगा? 6 ग्राम फोर्स। ये 6 ग्राम फोर्स जो आया यही है अपथ्रस्ट। तो बी इक्वल टू लिख दिया 6 ग्राम फोर्स। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। जी, क्या हमने जाना? हमारे पास नॉलेज है, क्या है कि किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर हम आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो वो लिक्विड को उतना ही डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम है, जितना वो स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है ना? जितना उसे स्पेस चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो कोई सॉलिड बॉडी अगर वाटर में हम इमर्स कर रहे हैं तो वाटर में जितना वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्पेस चाहता है उतने स्पेस में रहने वाला वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसलिए यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, है ना? जब कंप्लीटली इमर्स किया जाएगा तब जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा बॉडी, वही वाटर का वॉल्यूम बॉडी का भी वॉल्यूम माना जाएगा। ठीक है, यस। तो अब सवाल ये है कि वाटर कितना डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम में? ठीक है, तो वाटर का डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा अपथ्रस्ट से, क्योंकि अपथ्रस्ट वही होता है जो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका वेट। ठीक है, और उसका वेट हम लोग अभी निकाल चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक जी, अब हम जबकि जान चुके हैं कि पॉइंट यानी कि अपथ्रस्ट कितना है? 6 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो 6 ग्राम फोर्स का माने ये हुआ कि जितना भी डिस्प्लेस किया गया है वाटर उसका मास 6 ग्राम है। यस,
तो 6 ग्राम है तो 6 ग्राम लिख दिया, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस 6 ग्राम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सीजीएस में और 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एसआई में। तो मास हमारा किस में है? सीजीएस में। तो डेंसिटी भी हमें किस में लेना चाहिए? सीजीएस में, है ना। इसलिए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब हमारा डेंसिटी यहाँ पर अवेलेबल है और हमारा मास यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? यस, कितना आया? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा? मास बाय डेंसिटी फॉर्मूला से निकालेंगे। यस, तो मास है 6 ग्राम और डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये 6/1 लिखा जाएगा, है ना। डेंसिटी की जगह पे कितना लिखेंगे? 1 और मास की जगह पे कितना लिखेंगे? 6। तो 6/1 कितना होगा? 6 लिख दीजिए। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इतना निकल गया तो ये बॉडी को कंप्लीटली वाटर में इमर्स करने पर ना निकला है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। यस, तो फिर हमने अभी कहा ना कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो उतना ही होगा जितना बॉडी को चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। बॉडी पूरा अपने आप को एडजस्ट कर चुका, इसलिए बॉडी का भी वॉल्यूम 6 क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगा। Therefore 6 होगा। अब 6 है तो 6 यूनिट के साथ लिखा जाएगा, कितना होना चाहिए? क्यूबिक सेंटीमीटर। यस, ये हो गया दूसरे पार्ट का भी आंसर, ठीक है जी। रिलेटिव डेंसिटी थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, डिफिनेशन क्या जानते हैं? रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी के डेंसिटी को अगर आप वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। लेकिन डेंसिटी ऑफ बॉडी है कितना? डेंसिटी ऑफ बॉडी तो हमें मालूम ही नहीं, है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है, लेकिन पहले डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें मालूम होना चाहिए, तभी ना हम उसमें डिवाइड कर सकेंगे इससे। यस, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, ये है हमारा रिलेटिव डेंसिटी के लिए रिजल्ट। किस तरह से हमने इसे डिराइव किया है आपको याद होगा, क्लास में जब एक्सप्लेनेशन हो रहा था रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर हम रिमार्क्स में बता रहे थे, तो उसमें क्या कहा था कि डेंसिटी ऑफ बॉडी को अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें जी तो वो कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। यहाँ भी हमने वही काम किया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। लेकिन डेंसिटी ऑफ बॉडी तो हमें मालूम है नहीं, तो फिर हम रिजल्ट कैसे दे सकेंगे, है ना। तो रिजल्ट देने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ बॉडी से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे देना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या किया कि V से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम, तो V जितना बॉडी का है उतना ही V वाटर डिस्प्लेस्ड का भी होगा, ठीक है। तो V ऊपर भी रखा और V नीचे भी रखा, तो इस तरह से ये रिलेशन मेंटेन रहा। और इतना ही नहीं, उसके बाद फिर हमने G से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या हुआ, तो फिर VdG न्यूमरेटर में आ गया और V ρG डिनोमिनेटर में आ गया। आखिर इससे क्या मिला? इससे हमें मिला ये कि VdG ये जो होगा, VD क्या हो जाता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास को डिफाइन करता है। तो ये मास हो गया और G से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट हो गया, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है, एक्चुअल वेट। और ये वेट V ρG ये जो है V ρG ये वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड उसका होगा, ठीक है। V ρ हुआ वो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो G से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर को हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं, यस। तो अपथ्रस्ट यहाँ पर और में लिखा, ठीक है। अब आइए वेट ऑफ बॉडी इन एयर, जो भी है वो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। 50 वेट ऑफ बॉडी इन एयर हो गया, है ना, जो यहाँ पर दिया हुआ था। अब उसके बाद अपथ्रस्ट जो हम लोगों ने निकाला था पार्ट ए में यानी पार्ट 1 में, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का वैल्यू हो गया 6, तो अब 50/6 कर लेंगे। अब 50/6 करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कैलकुलेट करने पे, सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 8.33। यही रिजल्ट हो गया हमारे लिए रिलेटिव डेंसिटी का। तो इस तरह से हमने 1 by 1 तीनों पार्ट का आंसर कर लिया, है ना। थ्रस्ट को निकालना था, निकाल लिया। सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम को निकालना था, वो भी निकाल लिया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी निकालना था, वो भी निकल गया, है ना। तीनों पार्ट का आंसर हो गया 1 by 1। अब हमारे पास क्या टारगेट है? अब हमारे पास टारगेट है ऑल्सो पार्ट का आंसर करने का। तो ऑल्सो पार्ट में हमें 2 पार्ट मिला हुआ है, क्या है ये? जस्टिफाई द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। यस,
रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इसको जस्टिफाई करना है। तो देखें किस तरह से ये जस्टिफाई होता है। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया गया है ना। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस लिखा है, यहाँ पर वेट ऑफ बॉडी इन एयर 50 लिखा है। ठीक है, इसके साथ यूनिट क्या था, ग्राम फोर्स। अगर आप यहाँ पर ग्राम फोर्स लिखते जी, और अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट भी 6 था और वो भी ग्राम फोर्स में था, तो 6 के लिए भी हम ग्राम फोर्स लिखते। तो ग्राम फोर्स यहाँ और ग्राम फोर्स यहाँ दोनों जगहों पर आता, तो फिर ये कैंसिल होता, यस कैंसिल हो जाता। तो फिर अब क्या बचता, अब तो जो बचता वो 50/6 ही बचता। ठीक है, तो 50/6 ही बचता, तो अब यूनिट तो इसमें रहा नहीं, यूनिट जो भी था ग्राम फोर्स सिमिलर यूनिट था वो कैंसिल हो गया। तो सिमिलर यूनिट होने के कैंसिल होने के बाद अब तो और कोई यूनिट बच नहीं रहा है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, तो आप रिमेंबर रखें, है ना, ऑलवेज कीप इन माइंड रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। तो आप रिमार्क्स में लिख लीजिए। ठीक है, यस, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है इसका। ठीक है, अगर आप यहां से जस्टिफाई कर सके तो ठीक है, यहां से भी आप जस्टिफाई कर सकते थे, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, डेंसिटी ही ना है, तो डेंसिटी का तो यूनिट जो ऊपर होगा वही डेंसिटी का यूनिट नीचे होगा, यानी जो डेंसिटी का यूनिट सॉलिड बॉडी के लिए हम यूज करेंगे वही यूनिट हम लिक्विड बॉडी के लिए भी यूज करेंगे, लिक्विड मैटर के लिए भी यूज करेंगे, है ना। तो सिमिलर यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल होने के बाद तो फिर और कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वहां से भी आपको कैंसिलेशन के बाद कोई यूनिट नहीं है बचता। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता तो भी कैंसिल हो जाता, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता तो भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। चलिए, तो अब हम पार्ट बी को आंसर करने चलते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, नेम द प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द अपथ्रस्ट। यस, ये भी एक पॉइंट है, अपथ्रस्ट लगता है ना, किसी बॉडी को जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो अपथ्रस्ट का एक्सपीरियंस वो करता है, लेकिन अपथ्रस्ट क्यों लगता है, लगाता कौन है, वही लिक्विड लगाता है, लेकिन क्यों लगाता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है अपथ्रस्ट को अप्लाई करने की। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी का नाम है बुआयंसी। Yes, the property which is responsible for the upthrust or buoyant is buoyancy. ये buoyancy प्रॉपर्टी कहलाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से किसी बॉडी पर अपथ्रस्ट या buoyant अप्लाई करता है लिक्विड। ठीक है, तो चलिए आपका इसके साथ ही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, 1 by 1 हमने सबका आंसर कर दिया। Now we see the next numerical problems. Yes, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या है इस न्यूमेरिकल्स में, इस न्यूमेरिकल्स में क्या रहा है, इसको पढ़िए और समझिए। ए बॉय वेइंग 60 किलोग्राम फोर्स इज वियरिंग शूज विद हील ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, while a girl weighing 45 kilogram force is wearing sandals with heel of area of cross section 1.5 centimeter square। ठीक है, क्या समझा इससे, यहां पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, फुल स्टॉप है, यहां पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या समझा इससे, एक लड़का जिसका वेट 60 किलोग्राम फोर्स के बराबर है जी, वो जिस शूज को यूज करता है उसका हील का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका वेट कितना है 60 किलोग्राम फोर्स, और हील का शू का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, अब उसके बाद वहीं दूसरी तरफ एक लड़की है, while a girl weighing 45 किलोग्राम वेट, है ना, 45 किलोग्राम फोर्स, while a girl weighing 45 किलोग्राम फोर्स, उसका वेट कितना है 45 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और वो भी जिस सैंडल को यूज कर रही है उसका हील का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर। यस, ये है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ये क्या डिमांड करना चाहता है, इतना तो इंफॉर्मेशन दे दिया कि पता कीजिए कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो लड़का या वो लड़की अपने जो भी शूज हैं या सैंडल है जो भी है
उस पे खड़ा है और 1 फुट पे खड़ा है तो वो कितना प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको पता करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यस, तो अब हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी होगा। यहाँ पर बॉडी के नाम पर कौन है, बॉय और गर्ल। और एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस वो सैंडल है ना, या फिर वो शू है जो वे लोग पहने हुए हैं। ठीक है, बॉय के लिए शू है और गर्ल के लिए सैंडल है। तो फिर ठीक है, हम इसके लिए अब एरिया ले लेते हैं। ये एरिया यहाँ पर बेस का ले रहे हैं ए। ठीक है, नाउ जी वेट ऑफ बॉय कितना, 60 किलोग्राम फोर्स, और एरिया ऑफ हिल कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये 60 किलोग्राम फोर्स आप इसे ऐसा यूनिट ला सकते हैं, है ना, और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको ऐसा यूनिट अभी नहीं है, तो ये आपको सीजीएस में है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप अगर एसआई में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, ठीक। तो अब हम 60 किलोग्राम फोर्स को हम अगर न्यूटन में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 60 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में बदलने के लिए 60 मास जानते हैं ना, 60 को हम मास मान यूज करेंगे, तो मास को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास को g से मल्टीप्लाई करना होता है वेट निकालने के लिए, m इंटू जी। जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, तो 16 इंटू 10 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 न्यूटन में हो जाएगा। ठीक, और हिल का एरिया ऑफ हिल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब हम 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को, और इसको लिख दिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सही है, रीजन दे दीजिए यहाँ पर, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब प्रेशर कितना होगा जी, अब प्रेशर कितना होगा, तो आप इस तरह से देख लीजिए। प्रेशर निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिख छोड़ा था, वेट ऑफ बॉडी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस। हमने सब कुछ निकाल लिया, वेट ऑफ बॉय निकाल लिया 60 किलोग्राम फोर्स से 60 इंटू 10 न्यूटन करके, और एरिया ऑफ हिल बेस के लिए हमने निकाल लिया एरिया ऑफ हिल, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -4, यही ना किया, यस 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 60 इंटू 10 कर दिया और 20 इंटू 10 टू द पावर -4 से डिवाइड किया, तो अब क्या आएगा, अब 23 = 60, 3 आया। अब ये 10 टू द पावर -4 न्यूमरेटर में जाएगा, अब क्या हो जाएगा, प्लस पावर इसका 1 और पावर इसका -4, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। तो 10 टू द पावर 4 + 1 5, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 लिखा, और ये 3 का 3 रह गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया इसका प्रेशर मैग्नीट्यूड में। यूनिट क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर वेट है, यहाँ पर एरिया है, तो वेट तो न्यूटन में मेजर किया जाता है, और एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है ना एरिया, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो बॉय जितना एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ग्राउंड पर, वो प्रेशर है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यस, तो अब हमने गर्ल के लिए भी वैसे ही प्रोसेस लिया जैसे बॉय के लिए लिया था। वेट ऑफ गर्ल हमने निकाल लिया, कितना दिया था, 45 किलोग्राम फोर्स इसका वेट, तो 45 किलोग्राम फोर्स को हमने न्यूटन में बदलने के लिए क्या किया, 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अब हमने एरिया, जिस सैंडल का हिल का एरिया पे वो खड़ी है, उसका एरिया ऑफ हिल कितना हो जाएगा, 1.5, यहाँ इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ना, तो इंफॉर्मेशन में दिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर -4 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हुआ। अब प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए वेट बाय एरिया हमने किया हुआ है यहाँ पर एज ए फॉर्मूला, तो बस वेट के बदले में हम लिखेंगे 45 इंटू 10, और एरिया के बदले में हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अब इतना लिखने के बाद ये कैंसिलेशन देख रहे हैं, 1.5 से 45 कैंसिल हो जाएगा, अगर पॉइंट नहीं होता तो 15 होता, तो 15 से 45 कितने टाइम्स में कैंसिल होता, 3 टाइम्स में। यस, अब
10 टाइम्स कम है 1.5 15 से, तो 10 टाइम्स ज्यादा में कैंसिल होगा 45, यस, तो इसलिए 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे तो 30 होगा, तो 1.5 से 45 को कैंसिल किया 30 टाइम्स में। अब 10 टू द पावर, और यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ 10 टू द पावर -4 है मेंशन, तो अब ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो फिर ये प्लस हो जाएगा पावर, तो ठीक है 1 + 4, 30 × 10 टू द पावर 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 30 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये यूनिट हो गया, यस। तो गर्ल का सैंडल्स की वजह से, गर्ल का जो भी वेट है उसकी वजह से, जिस सैंडल के एरिया पर वो खड़ी है उसकी वजह से प्रेशर ग्राउंड पर कितना पड़ रहा है 30 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, है ना। अब हमने दोनों का निकाल लिया। कंपेयर करने में दो बातें याद रखना है, कंपेयर करना है अगर, तो कंपेयर फिजिक्स में दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है। किसमें, पहले तो रेशियो निकाल करके और दूसरा डिफरेंस निकाल करके। तो बॉय का प्रेशर कितना एक्सर्टेड था, गर्ल का प्रेशर कितना एक्सर्टेड है, दोनों का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा कि दोनों का डिफरेंस इतना है प्रेशर में। और बॉय का प्रेशर और गर्ल के प्रेशर का रेशियो भी निकाल सकते हैं, यस उससे भी कंपैरिजन हो जाएगा, उससे फिर कंपैरिजन होगा वो टाइम्स में बताएगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो आता है प्रायोरिटी दी जाती है रेशियो से कंपेयर करने का, तो हम रेशियो ही देंगे, यस। कितना आया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, कितना आया है 1/10। किस तरह से आपने निकाल रखा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय 3 × 10 टू द पावर 5 और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल 30 × 10 टू द पावर 5, ठीक है। 3 से 30 को आप 10 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए 3 और 10 30 कैंसिल हुआ और 10 उसके बदले में आ गया, ये 10 टू द पावर 5 और ये 10 टू द पावर 5 ये भी है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है, वो भी कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहा, ओनली हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 10 रहा, तो अब हम इसके लिए 1/10 लिखेंगे। तो अब हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल जो आया है वो 1/10 के रेशियो में आया है, नहीं। तो अब इससे हमें क्या समझना चाहिए, इससे ये हमें समझना चाहिए कि जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बॉय उसका 10 टाइम्स प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा कर रही है गर्ल, ठीक है, यस इसका ये मीनिंग हुआ। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बॉय का है तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर गर्ल का है, ठीक है, यस ये इस तरह से ये आंसर हुआ। आइए अब न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, यस ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 3। A block wood floats on water with 2/5 of its volume above the water surface। जो ब्लॉक वुड वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है उसका कितना पोर्शन एबव है वाटर सरफेस से 2/5, जितना वॉल्यूम है ब्लॉक का उसका 2/5 वॉल्यूम एबव वाटर सरफेस है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन दे करके हमसे ये क्या जानना चाह रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड, वुड के डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारी मदद कौन करेगा जी, मदद तो वही करेगा जो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, इन्हीं कहीं पर से ये टॉपिक्स आया है, तो इसी से हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है। आइए हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर चलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर था कि कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड में फ्लोट करता है तो लिक्विड उस पर अप्लाई जो करता है अपथ्रस्ट, वो बैलेंस करता है बॉडी के वेट को, एक्चुअल वेट जो है उसके वेट को वो बैलेंस करता है, अगर बैलेंस करेगा तभी जाकर के वो फ्लोट करेगा जी। अब एक्चुअल वेट को ही बैलेंस करना है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस करेगा कौन, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा। तो अपथ्रस्ट निकलेगा कैसे, अपथ्रस्ट तो निकलता है उसी लिक्विड के वेट से जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है उस बॉडी के जरिए, यही बात है, यस। तो यहां पर जितना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड रहेगा बॉडी का वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यस। तो यहां पर ये काम आएगा, कितना पोर्शन बॉडी का इनसाइड द लिक्विड है और कितना पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड है ना, दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम इस इंफॉर्मेशन से पता कर लेते हैं कि जितना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है उसकी वजह से उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा और तब उसी का वेट हमें अपथ्रस्ट देगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
तो आइए हम पहले अपथ्रस्ट निकालते हैं और फिर एक्चुअल वेट निकालते हैं, या पहले एक्चुअल वेट निकाल लें और फिर अपथ्रस्ट निकाल लें। ठीक है, दोनों काम तो करना ही है, ऑर्डर से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो ये हमने आप निकाला अपथ्रस्ट, है ना। आपने देखा किस तरह से निकाला गया है, ये अब देख लीजिए। एक्चुअल वेट ऑफ द वुड कितना होगा? एक्चुअल वेट किसी भी बॉडी का mg से निकाला जाता है, इसलिए फॉर्मूला हमारे पास mg यहाँ लिखा, लेकिन m हमें मालूम नहीं है ना, m हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम m को रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में हम लिख देंगे vd, है ना, क्योंकि मास इक्वल टू होता है vd। ठीक है ना, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आपने ये फॉर्मूला तो जान ही रखा होगा, d इक्वल टू होता है m बाई v, है ना। तो फिर v को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो dd हो जाएगा, या इधर अकेला रह जाएगा मास। तो इसी का हमने यहां पर यूज किया। ठीक है, हमने इसी को यूज किया। तो अब जाकर के इसमें v के लिए हमने क्या है और d के लिए हमने क्या एक्सप्रेस किया है? वेयर d डेंसिटी ऑफ वुड और v वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब इतनी जानकारी रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या लेंगे? अब हम ये जानेंगे कि अपथ्रस्ट कितना है। अपथ्रस्ट जानने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम से। और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना निकलेगा या कैसे निकलेगा जी? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकलेगा? तो जितना पोर्शन बॉडी का वुड का, बॉडी यहाँ पर वुड है, वुड का जितना पोर्शन इनसाइड द वाटर रहेगा वही उतना पोर्शन के बराबर का वाटर डिस्प्लेस होगा, है ना। तो उसी के बराबर का वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है हम यहाँ देख लें। चलिए, तो वॉल्यूम जो था वो कंप्लीटली वुड का कितना v, तो उसका कितना पोर्शन आउटसाइड है? 2/5। ये पोर्शन इतना कह रहा है एबव द वाटर सरफेस, तो आउटसाइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ वुड आउटसाइड द वाटर 2/5 v, है ना। यस, तो अब वॉल्यूम ऑफ वुड इनसाइड वाटर कितना हो जाएगा? v माइनस 2/5 v। तो इससे कितना आएगा? 3/5 v, ये आया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? जितना पोर्शन ये इनसाइड वाटर है उतना ही पोर्शन का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी वाटर का जो हुआ वो 3/5 v हुआ। ठीक, ओके। तो अब हम यहाँ पर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकालेंगे। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकालने में हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही चाहिए। तो वॉल्यूम इतना हुआ 3/5 v था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो ये 3/5 v यहाँ कंप्लीट हुआ। और रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर को यूज किया गया है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसीलिए अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? अपथ्रस्ट हो जाएगा 3/5 v रो g। अब यहाँ पर रो के बारे में बता दीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए, तो ये भी हो गया। रो को हम लोगों ने किसके लिए यूज किया है? डेंसिटी ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा काम है डेंसिटी ऑफ बॉडी को निकालना, है ना। मेन टास्क तो यही था। यस, तो अब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को यूज करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें ये बताता है कि जितना भी अपथ्रस्ट होगा वो बॉडी के पूरे वेट को बैलेंस करेगा, चाहे बॉडी पार्शियली इमर्स्ड हो चाहे बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड हो। ठीक है ना। तो अब हम बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है? तो vdg, और अपथ्रस्ट का वैल्यू जो हम यहाँ पर ला चुके हैं वो कितना है? 3/5 v rho g। कितना? ये अपथ्रस्ट है। अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है तभी जाकर के वो फ्लोट कर रहा है। तो नाउ वी विल इक्वेट बोथ, है ना। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे। यस, बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने इसको यूज किया, है ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को यूज किया क्या कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें कहता है वेट ऑफ बॉडी अगर बैलेंस कर दिया जाए अपथ्रस्ट से तो वो फ्लोट करेगा, अगर नहीं बैलेंस किया जा सका तो वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बैलेंस कर लिया जा रहा है। ठीक, तो अगर बैलेंस कर लिया जा रहा है तो b इक्वल टू w। अब b के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3/5 v रो g, ये लिख दिया। और w के लिए क्या लिखेंगे? जो वेट ऑफ बॉडी था g, vdg। तो vdg में अब g और g कैंसिल हो गया, है ना। अब v और g भी कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल होगा, ये यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर d बचा ओनली, ठीक है, और यहाँ बचा 3/5 रो।
ठीक है। तो जो हम राइट साइड में लिखते वो हम लेफ्ट साइड में लिख दिए, और जो लेफ्ट साइड में लिखते वो हम राइट साइड में लिख दिए। तो D इक्वल टू क्या आया 3/5 रो। यही डेंसिटी होगा किसका, बॉडी का, वुड का। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे। आप डेंसिटी ऑफ वाटर प्लीज लिख लीजिए, जानते हैं उसको दे दीजिए, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ वुड निकल जाएगा। अगर आप रो को सीजीएस में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 1, और तब 3/5 मीन्स 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस में यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमें टारगेट मिला था उसको हमने किस तरह से आंसर किया।